हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मैं आप बहुत बेहतर होंगे। मैं विनय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसीसी विनय सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए समीकरण या सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा किताबों में या टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो ये फार्मूला आता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसको हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र कह सकते हैं। उसी का आज हम लोग निगमन करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा। पहले हम अवतल दर्पण के द्वारा करना सीख जाएंगे, फिर हम उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे इसका निगमन होगा वो सीखेंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की पढ़ा रहा हूं। उसी का चैप्टर फर्स्ट मैंने बनाया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर्स, अर्थात गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इसी का आज मैं पार्ट 12 लेकर आपके बीच आया हूं, लेक्चर नंबर 12। आप लोग आसानी से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन आपको होने वाली नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का ध्रुव P है और F क्या है, फोकस बिंदु है, और C क्या है, वक्रता केंद्र है, और AB एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है वक्रता केंद्र के आगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए इसको लिखना कैसे है, कैसे इमेज बना है। ये सारी प्रक्रिया जब हम समझ जाते हैं तो बेसिकली चीजें आपको बहुत आसान लगने लगती है। देखिए सबसे पहले हम क्या बताएंगे। देखिए एक वस्तु, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने AB एक क्या रखी गई भैया, वस्तु AB। देखिए AB एक वस्तु रखी गई है और बिंदु B से माना मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं तो दर्पण के, अवतल दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है, अर्थात किरण BM आपतित होती है बिंदु M पर। जैसे ही ये यहां पर आती है तो यहां से परावर्तन होगा और ये परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होता हुआ चला जाएगा। पहली किरण की कंडीशन ये हुई। दूसरी किरण भैया किधर से आपतित होती है, BO जो है, देखिए BO, दूसरी किरण BO, इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। BO वक्रता केंद्र से आपतित होती है और आपको पता है या पता होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ही दिशा से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट के चली जाती है। हमने आपको बताया था कि जहां भी परावर्तन के बाद दो किरणें या दो से अधिक किरणें मिलती हैं उसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। ये बताइए, ये वाली मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस से जाएगी, ये तो हमने पढ़ा है, चली गई, और C से गई तो उसी मार्ग से वापस चली गई। दोनों किरणें यहां पर एक दूसरे को परावर्तन के बाद काट रही। देखिए ये ऐसे गई, लौट के ऐसे गई, ये ऐसे गई, पुनः लौट के ऐसे गई, तो यहीं पर काटी तो यहीं पर हमारा क्या बन गया, लंबवत मुख्य अक्ष पर एक रेखा वहीं पर खींचेंगे, वहीं पर हमारा A' B' क्या बन गया भैया, प्रतिबिंब। अब देखिए ये M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक है, P क्या है, ध्रुव है, F क्या है, फोकस बिंदु है, C क्या है, वक्रता केंद्र है, AB क्या है, वस्तु है। अब इसी चीज को हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आप एक चीज और जान लीजिए, आप जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं, और दर्पण के ध्रुव से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, R कहते हैं, कैपिटल R या कहीं कहीं स्मॉल r भी लिखा रहता है। और ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग U से दिखाते हैं, स्मॉल u से यहां तक की दूरी स्मॉल u रहेगी। अभी सारी चीजों को हम लोग लिखेंगे। और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, A' पे बन रहा है, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, A' B'। देखिए P से A' तक की दूरी जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो P' की दूरी कितनी हो जाएगी भैया, P' की दूरी हो जाएगी स्मॉल v। ठीक है, इसी चीज को कैसे हमको लिखना है, बस यही चीज आप जान लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे आप लोग। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना, ध्यान दीजिएगा, माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण है, ऐसे लिख सकते हैं आप। माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस बिंदु F व वक्रता केंद्र C है, जिसके सामने AB एक वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में रखी गई है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब A' B' वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इतना आप लिख सकते हैं। और लिखिएगा, माना कि वस्तु की दूरी, ऐसे लिखिएगा, माना कि ध्रुव से
वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब बताइए वस्तु की दूरी क्या है, पी ए है। यहां वस्तु लगी, ये वस्तु है भैया, ये वस्तु है, पी ए है, क्या है, पी ए। तो पी ए यू है। अब चिन्ह परिपाटी का नियम जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो चिन्ह परिपाटी के नियम में ये ध्रुव है, इधर की दूरियां क्या होती है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां। ये किरण ऐसे जा रही है और ये इधर हम विपरीत नाप रहे हैं तो ऋणात्मक होती है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए, चिन्ह परिपाटी का नियम वाला, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। देखिए ध्रुव से वस्तु की दूरी या अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी ऐसे भी कह सकते हैं, क्या है, यू तो है लेकिन माइनस में यू लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम यह कहता है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक। किरण ऐसे आपतित होती है तो हम इधर माप रहे हैं, वैसे भी हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति के सिद्धांत के अनुसार बताया था, यहाँ एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचेंगे तो इधर की दूरियां निगेटिव होती ही है, ठीक है। ध्रुव से वस्तु की दूरी पी ए माइनस यू। अब क्या कहेंगे, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब ये है, देखिए पी ए डैश इतनी दूरी है तो इसको हम लोग पी ए डैश, यहां कोष्टक में लिख देंगे पी ए डैश बराबर कितना है, इसको हमने बताया वी से दिखाएंगे, स्मॉल वी से। तो इधर की दूरी ऋणात्मक है तो इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे, समझ में आया भाई। उसके बाद फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी किसकी, दर्पण की, वो तो आप समझ ही जाएंगे। फोकस दूरी मतलब पी एफ, पी एफ बराबर क्या है भैया, पी एफ बराबर क्या है, इधर की दूरी ऋणात्मक माइनस एफ, स्मॉल में एफ रहेगा। और वक्रता त्रिज्या, क्या, वक्रता त्रिज्या किसकी, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो पीसी कितना है, पीसी, पीसी बराबर कैपिटल आर होगा, लेकिन इधर की दूरियां माइनस में, ये ऋणात्मक ले लिया। तो आप लोगों ने इतना देखा कि किस दूरी को क्या माना जाता है। पुनः समझिएगा भाई, देखिए आप ये बताएंगे कि माना एक M1 M2 द्वारक का अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, जो हमने बनाया है बस उसी तरीके से आप बताते चले जाइए। माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C है, ठीक है। ध्रुव के सामने की दिशा में AB एक वस्तु रखी गई है जिसका वास्तविक उल्टा, देखिए वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश अवतल दर्पण के सामने प्राप्त होता है। इतना आप बता सकते हैं। फिर बताइए कि माना कि फोकस दूरी स्मॉल एफ माइनस में है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल में आर माइनस में है। क्यों माइनस में होगा हमने बताया, आप ऐसे लिखते चले जाइए। ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस यू, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी, इतना लिख दिए। अब देखिए कैसे आसानी से प्रूफ होता है। अब फिगर से ही आप समझिए, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पास करके। उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं, लास्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग बताइएगा, मुझे तो याद ही है, ठीक है। देखिए भाई अब आगे हम लोग ये समझेंगे, देखिए यहां पर अलग अलग दो हम त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे, दो। और एक चीज आप नहीं समझ पाएंगे, ये एम जो है, एम से हमने मुख्य अक्ष पर एम ए लंब डाल दिया, ठीक है, क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, इसको आप समझते रहिएगा। अब यहां पर हम लोग समझेंगे, एक एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, देखिएगा समझिएगा, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, मतलब हमने दो त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी सी, समझ रहे हैं ना आप लोग, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी से। इन दोनों त्रिभुज से पहले हम समझते हैं क्या क्या है। अच्छा, ये वस्तु है मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये लंबवत हो गई, ये कोण कितना बनेगा भैया, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज समझिएगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा। कोण बी ए सी या सी ए बी हमेशा बीच वाला कोण माना जाता है। कोण बी ए सी बराबर कोण, इसमें भी देखिए ये भी तो मुख्य अक्ष के लंबवत है, तो सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश बराबर 90 डिग्री। ये तो आप फिगर से ही देख रहे हैं, दोनों कोण क्या है, बराबर है।
ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा कि दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है, आसानी से समझ में आया। फिर हम लोग देखेंगे कोण कौन सा, कोण ए सी बी। देखिए ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर, और कौन सा कोण लेंगे, कोण ए सी बी बराबर है कोण किसके, ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। देख रहे हैं, मतलब हमने ये दिखाया कि कोण ए सी बी, ये वाली कोण की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। और कौन सा कोण इधर इस वाले त्रिभुज में कौन सा बात होगा, ए डैश सी बी डैश, मतलब ये कोण। आपको पता होना चाहिए जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके प्रतिच्छेदन पे प्राप्त आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये कोण आपस में बराबर होंगे। ऐसे देखिए एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा तिर्यक है लेकिन सीधी होनी चाहिए, एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम बता सकते हैं कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश। क्या बताएंगे भैया, शीर्षाभिमुख कोण से। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, उसके आधार पर ये आपस में क्या हो गया, बराबर। इतना आप लोगों ने समझा, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। दो कंडीशन हमने त्रिभुज में दिखाया, ये वाला कोण 90, ये भी कोण 90, ये वाला जितना है उतना ये भी हमने शीर्षाभिमुख कोण से देख लिया। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी त्रिभुज में दो कोण अगर आपस में बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है भैया, 180 अंश। अब बताइए अगर ये 90 है, ये 30 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 90 होगा, ये भी 30 होगा। तो अगर 90 30 जोड़ेंगे तो 120 होगा, बचा कितना 180 में 60 बचा, ये वाला 60 हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा 60। इस तरीके से हमने देख लिया कि अगर त्रिभुज किसी भी दो त्रिभुजों की अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो जब दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है तो उन्हें हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप मतलब समान रूप के हैं, भले बड़े छोटे रहे इससे हमसे मतलब नहीं है, बट वो समान रूप है, मतलब उनके कोण जो है, आंतरिक कोण जो है या बाह्य कोण जो है आपस में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। इसी को हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, तब हम कह सकते हैं, तब त्रिभुज तब ये बता सकते हैं कि कोण ए बी सी भी क्या, ए बी सी भी किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी के भी कोण ए डैश बी डैश सी के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लास्ट में हम बता देंगे अतः। अब जब ये बताइए किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो तब वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज। क्या कह रहे हैं, समान रूप के हैं। अब समरूप त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी होती है कि एक ही दिशा में स्थित किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अलग अलग अगर हम लोग भुजाओं का अनुपात निकालें, जैसे ये ऊपर है तो इसके भी वो वाली लंबवत रेखा कौन है, कौन भुजा है, ए डैश बी डैश। इसका अनुपात इसके अनुपात का क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, आइए पहले हम लिख देते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप होंगे। क्या होंगे भैया, समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तब हमने बताया ना कि किन्हीं भी दो भुजाओं का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ये मत करिएगा ए बी ले लिए फिर ये वाला ले लिए, नहीं, ए बी अगर आप लंबवत वाली भुजा का ले रहे हैं तो इसका भी लंबवत वाली भुजा का लीजिए। अगर आप क्षैतिज में बड़ी पहले अगर इस त्रिभुज के लिए हैं तो दोबारा जब लेंगे इसी का लेंगे, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो हम पहले इसका लेते हैं, दो भुजाओं को ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। अब हम कौन सा लेते हैं, ए सी ले लेते हैं क्या, या सी ए ले लेते हैं, सी ए, क्योंकि पहले हमने ए बी वाले मतलब बड़े वाले त्रिभुज की भुजा को ए बी लिया था, तो दोबारा जब करेंगे तो इसी का सी ए बटे क्या हो जाएगा, ए डैश सी, उसी दिशा में है, क्या हो जाएगा, ए डैश सी। तो ये भैया हमारे पास समीकरण फर्स्ट बन गया। क्या बना, समीकरण फर्स्ट बना। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए।
आप लोग इतना नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, इतने में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये समीकरण को मैं मिटा करके इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, फिर आप समझते जाइएगा। देखिए इसी चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी ए बटे ए डैश सी। इसको मैं समीकरण फर्स्ट लिया हूं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब देखिए अभी तक हमने इस त्रिभुज की बात की है, यहां भी तो एक त्रिभुज बना, देखिए यम ए एफ और ए डैश बी डैश एफ, यहां भी एक। तो सिंपली कह सकते हैं इसी प्रकार डायरेक्ट लेंगे भाई, इसी प्रकार, क्योंकि अब बार बार आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, उसी कंडीशन को हम दिखाएंगे। ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी कोण बराबर, ये भी कोण, उसी तरीके से हम इसको भी समरूप दिखाएंगे। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, ये सब समकोण त्रिभुज हैं, ए डैश बी डैश एफ, या ऐसे कहिए एम ए एफ, त्रिभुज एम ए एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ भी क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे भैया, समरूप होंगे। तो जब ये भी समरूप होंगे तो इसमें भी दो भुजाओं का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर तो बिल्कुल होगा। तो सबसे इसमें बड़े वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, फिर इसमें अगर हम लोग इतना लें, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, तो ले लीजिए क्या कहेंगे, एम ए बटे क्या हो जाएगा भैया, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, बराबर बराबर, फिर क्या बताएंगे, बराबर ये बताइए ए एफ बटे एफ ए डैश, एफ ए डैश। ठीक है, चूंकि आपको ये पता होना चाहिए, इसको चाहे आप समीकरण 2 मान लीजिए, चाहे आगे बता दीजिए, चूंकि ये बताइए ये दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं पर अगर लंबवत कई रेखाएं हैं तो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब ए बी किसके बराबर होगा, एम ए के। चूंकि आप बता दीजिए ए बी इक्वल टू एम ए, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जहां पर एम ए लिखा हुआ है वहां पर हम लोग भैया ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप कह दीजिएगा एम ए की जगह क्या लिख देंगे, ए बी, अब बट्टे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर ए एफ बट्टे क्या हो जाएगा, एफ ए डैश। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। आप लोग थोड़ा सा नोटिस अगर करेंगे, ध्यान देंगे तो लिखिए, देखिए समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए समीकरण 1 में भी एलएचएस जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला ए बी बटे ए डैश बी डैश है, यहां भी देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश है। जब दो समीकरणों में एलएचएस बराबर हो जाता है तो आरएचएस अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं x बराबर 5 है और y बराबर भी 5 है, तो आप कहेंगे सर आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड 5 5 है, तो x और y भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से देखा जाए एलएचएस से एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी ए बटे ए डैश सी बराबर यहां क्या हो जाएगा, ए एफ बटे एफ ए डैश। यहां तक आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन भाई नहीं होना चाहिए। अब हम बहुत ही जल्द सिद्ध करने वाले हैं फार्मूले का, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना आप लोगों ने देखा। अब देखिए समस्त दूरियां तो हम लोग दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, तो हमारे पास तो देखिए अलग अलग दूरियां, जैसे ए एफ है, और यहां जब तक पी ए हो, पी एफ हो, पी ए डैश हो, पी सी हो या पी ए हो, तब तो हम दूरियों को रखेंगे। अभी तो हमारे पास एग्जैक्ट कोई पी से दूरी नहीं आ रही है, तो इसी चीज को लाने के लिए हमको कुछ करना होगा। अब देखिए सबसे पहले आप समझिए, जैसा कि हम लोग जब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध निकाल रहे थे, हमने बताया था कि माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है और एम बिंदु पी के नजदीक बिल्कुल है। जब एम बिंदु पी के नजदीक हो जाता है तो क्या कंडीशन आती है कि ये यहीं पर आ जाता है, तो मान लेते हैं ए बिंदु इसके बहुत नजदीक हो जाएगा, तो जो दूरी ए एफ है वही पी एफ हो जाएगी, यही समझना है। माना अवतल दर्पण का द्वारक बहुत क्या है, बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है। तब बिंदु एम, तब माना यहां लिख दीजिएगा, तब माना बिंदु एम पी के
बहुत नजदीक होगा, नजदीक होगा, क्या होगा, बिंदु P के बहुत नजदीक होगा, तब ये भी बता सकते हैं जब ये नजदीक हो गया तब A भी P के क्या होगा, P के बहुत नजदीक होगा, बहुत नजदीक होगा। ये लगभग में माना जाता है, ये दर्पण का बहुत द्वारा छोटा होता है तभी के लिए कंडीशन अप्लाई होता है, P के बहुत नजदीक होगा। यहां पर हम बता सकते हैं तब क्या बताएंगे, जब ये इसके नजदीक हो गया और ये छोटा होता चला जाए तो ये बिंदु भी यहीं पर आ जाएगा। तो जो आपका AF है तब हम बता सकते हैं, यहां लिखिए तब AF किसके बराबर हो जाएगा। देखिए ये चीज यहीं चला गया तो यहां से हम AF कहें या PF कहें, बात तो वही होगा, तो PF हो जाएगा। अब यही वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देते हैं। जब ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CA बटे A' C बराबर, यहां AF की जगह पे PF लिख दीजिए, PF बटे FA'। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसको समीकरण 3 लिख दीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इधर वाला आप लोग नोट करिए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी को मिटा करके इसके आगे डिस्कस करता हूं, ठीक भाई। अब देखिए समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जब समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं तो हमको ऐसा कुछ करना है कि वो दर्पण के ध्रुव से ही दूरियां आए। जैसे CA है, ध्यान दीजिएगा, CA है, CA देखिए CA, यहां से देखिए CA है, CA है, इसके जगह पर मैं यहां से कुछ कर सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये लाइन है ABC है, ये CA है, इतना ये है, इसके जगह हमको यहां से नापना है, तो ऐसा करूं मैं पूरे में से इतने को क्या कर दूं, हटा दूं, तो यही तो आएगा। देखिए अगर इतना दूरी 2 है, इतना दूरी 5 है, तो मैं ऐसे करूं 5 2 7, मतलब पूरे को जोड़ दो, 5 2 7 में से 5 को घटा दूं तो 2 ही तो इतना आएगा। तो वही चीज मैं यहां भी आपको समझाना चाहता हूं कि CA की जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे, CA की जगह पर लिखेंगे PA। PA देखिए पूरा बड़े में से PA, ये पूरा बड़ा है ना, PA में से हम लोग PC को हटा देंगे। CA की जगह पर ही हम लोग लिख रहे हैं, तो CA की जगह पे इतने पे लिख रहे हैं, तो PA मतलब पूरे में से इतने को हटा दीजिए तो यही आएगा। तो PA माइनस क्या कर देंगे हम लोग, PC, इसके जगह पर यह लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। उसके बाद A' है, A' है, A' की जगह देखिए A' है, यहां C है, A' है, A' की जगह पर भी हम लोग PC माइनस PA', मतलब इतने बड़े में से पूरे में से इतना हटा दीजिए तो इतना ही आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, PC है ना, A' है, A' माइनस PA', समझ में आ रहा है। इसकी वैल्यू भी हम लोग कहिए तो आप लोग पुट करते चलते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या कहेंगे तो बाद में पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद ये है AF, क्या है, सॉरी यहां लीजिए आप लोग PF तो खुद ही देखिए PF है ही, लेकिन लेना हो ले लीजिए, PF छोड़िए, जाने दीजिए, क्योंकि PF देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है और दूरी P से मापी ही जाती है, तो यहाँ P है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद FA', क्या भाई, FA', तो FA' की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए FA' यहाँ है, FA', तो पूरे में से PA' में से कितना घटाओगे, PF घटा देना, क्या घटाओगे, PF। इतना आप लोग अगर ध्यान देते हैं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। समस्त दूरियों को हम चिन्ह सहित रखेंगे, क्योंकि मैंने सबसे पहले यही लिखवाया था, तो वस्तु की दूरी को U से दिखाते हैं, माइनस में आपको पूरा ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग बताइएगा देख देख कर। अब हम सभी मान किस में रखेंगे, सभी मान को समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए, 3 में रखिए। समीकरण 3 क्या है, CA की जगह क्या रखेंगे, PA माइनस PC बटे A' की जगह पर क्या है, PC माइनस PA' है, बराबर। उसके बाद भैया PF की जगह पर क्या है, PF की जगह पर PF ही रहेगा, क्योंकि वो P से दूरियां मापी जाती, P है ही, कोई दिक्कत नहीं। FA' है, क्या है, FA'। अब FA' है तो FA' की जगह पर क्या है, PA' माइनस PF, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। अब आपका बस ज्यादा वेट नहीं करना है, डेरिवेशन होने वाला है बहुत ही कम समय में। अब देखिए PA देखिए
पी ए वस्तु की दूरी है, मैंने ऊपर लिखा है देख लीजिएगा आप लोग, पी ए में क्या है आपको बता देता हूं, यहां पर एक बार फिर से लिख के मैं बता दे रहा हूं। पी ए क्या है, पी ए वस्तु की दूरी है माइनस यू होगी, ठीक। अब पी उसके बाद पीसी क्या है, पीसी है वक्रता त्रिज्या माइनस आर होगा। पी ए डैश प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी है, पी ए डैश क्या हो जाएगा माइनस वी हो जाएगा। पी एफ क्या है फोकस दूरी है, इसको माइनस एफ लिखेंगे, ठीक है। अब रखिए सब वैल्यू रख लेंगे आप लोग। पी ए क्या है माइनस यू रख दिया हमने, माइनस पीसी क्या है भैया माइनस आर, चिन्ह सहित है माइनस आर रख दीजिए कोष्टक में करके, बटे टीसी क्या है ये भी माइनस आर है, माइनस पी ए डैश कितना है माइनस वी, तो माइनस वी रख दिया हमने, बराबर पी एफ क्या है माइनस एफ है, इसको भी रख दिया। पी ए डैश क्या है भैया, पी ए डैश माइनस वी है, इसको भी रख दिया, माइनस पी एफ क्या है, पी एफ माइनस एफ है, इसको भी माइनस एफ कोष्टक में रख दिया, ठीक है। अब देखिए आसान तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले माइनस यू है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे में, माइनस आर माइनस माइनस यहां भी प्लस हो जाएगा, वी बराबर भैया माइनस एफ है रहने दीजिए, बटे माइनस वी है रहने दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एफ। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता होना चाहिए, तिर्यक गुणा, इसका इसमें करेंगे इसका इसमें करेंगे, तो माइनस यू प्लस आर का गुणा हम लोग करेंगे माइनस वी प्लस एफ बराबर, और माइनस एफ का गुणा किसमें करना है, एफ का गुणा आपको करना है माइनस आर प्लस वी में, ठीक। आइए गुणा करते हैं, माइनस यू का जब माइनस वी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू वी हो जाएगा, ठीक है। देखो माइनस यू का प्लस एफ में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस यू एफ हो जाएगा, प्लस अब यहां देखिए प्लस नहीं, प्लस आर का गुणा माइनस वी में करना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आप यहां कर दीजिए, आर माइनस क्या हो जाएगा भैया, आर माइनस हो ही गया आर वी, ठीक। अब प्लस आर का एफ में भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आर का गुणा एफ में करेंगे तो आर एफ हो जाएगा, बराबर यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, एफ आर या आर एफ ऐसे लिख सकते हैं, अब माइनस प्लस माइनस और आगे क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, एफ वी लिख दीजिए, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने देखा। अगर कुछ चीज कट रही हो तो काट दीजिए। कैसे काटेंगे देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से। यहां देखिए माइनस माइनस ये प्लस हुआ, ये क्या है भैया यहां कैसे हुआ था, देखिए इसका मल्टीप्लाई प्लस ही में आया था, यहां हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, प्लस आर का गुणा एफ में करेंगे तो प्लस आर एफ आएगा, ठीक। तो अब आप बताइए आर एफ दोनों प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, कट जाएगा घट जाएगा जीरो हो जाएगा। अब आपके पास बच क्या रहा है, चूंकि अगर कुछ और करना हो तो कर दीजिए, क्योंकि देखिए चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि एफ बराबर होता है आर बाई टू, क्या होता है एफ बराबर आर बाई टू, तो आर बराबर क्या हो गया टू एफ होगा, तो जहां जहां आर है वहां टू एफ रखा जा सकता है बिल्कुल। तो यहाँ क्या करिए यू वी माइनस यू एफ, यहाँ क्या रख देंगे टू एफ, तो टू क्या रख देंगे भैया टू एफ, ये एफ है ये है यहाँ पर माइनस टू एफ वी हो गया, ठीक है टू एफ वी। अब बराबर यहाँ क्या है माइनस एफ वी, सबको एक तरफ कर दीजिए। इधर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दूंगा तब आपको और आसान समझ में आएगा। इसको मिटा दूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट किया करिए, पूरा लेक्चर बनाते जाइए। देखिए अब यहां पर आपका ये आ गया। अब सबको एक तरफ पंचांतर करते हैं, यू वी माइनस यू एफ माइनस टू एफ वी, और ये क्या है माइनस है, इधर आएगा प्लस, क्या हो जाएगा एफ वी, और उधर बचा जीरो। देखिए यू वी माइनस यू एफ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घटेगा क्योंकि देखिए माइनस प्लस है, बड़ा ये है तो इसलिए माइनस हुआ, टू एफ वी में से एक एफ वी जाएगा तो एफ वी ही बचेगा, अब बराबर क्या हो गया भैया जीरो, ठीक है। अब देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, सही चीज है, तो दोनों माइनस को हम लोग उधर ही कर देते हैं, तो यू वी बराबर हो गया यू एफ माइनस एफ वी, सॉरी प्लस एफ वी, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, बस प्रूफ हो चुका है, दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या करने पर भाग दे दीजिए, यू वी बटे यू वी एफ बराबर यू एफ बटे यू वी एफ
प्लस एफ वी बटे यू वी एफ हुआ। देखिए यू से यू कट गया, वी से वी कट गया, यू से यू कट गया, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा भैया, ठीक है। उसके बाद एफ से एफ कटा और वी से वी कटा, बचा क्या क्या है वही नोट कर लीजिए। ऊपर एक बचेगा, नीचे क्या बचा एफ, बराबर यहाँ क्या बचा, देखिए यू कट चुका है तो बचा एक, अब बट्टे क्या हो जाएगा वी, प्लस ऊपर एक बचा और नीचे बचा यू। देखिए यही फार्मूला हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, ठीक है। इसी को अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए जो सूत्र का निगमन है ये हम लोगों ने किया। आप लोगों ने देखा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आता है। v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी है, ठीक है। और f क्या है, जो दर्पण होगा, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए हम लोग समीकरण या सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। बहुत आसान तरीके से आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। अब अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसी फार्मूले का डेरिवेशन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के द्वारा दिखाऊंगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा इसी फार्मूले को आप कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग देख देख के डेरिवेशन करना सीखिए। ये केवल कक्षा 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मूला 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कक्षा 10 वालों के लिए डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, ये केवल 12th वालों के लिए आ सकता है। इसलिए आप लोग फार्मूला ध्यान दीजिएगा और सीख लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, जानकारी एक्स्ट्रा हो जाएगी तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए जानकारी जहां से मिले ले लेनी चाहिए। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।